नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है वो आपके हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसका दूसरा भाग जो है, इसमें एक तो भाग हिंदी भाषा का है, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास जो दूसरा भाग है उससे हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को ले रहे हैं। तो आज हम एक नए प्रश्न को लेकर हाजिर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रमुख काव्य ग्रंथों पर एक परिचयात्मक टिप्पणी लिखनी है। यानी हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है, जो पहला काल है आदिकाल का, तो उस आदिकाल में जो प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से हुए हैं उनके बारे में परिचयात्मक टिप्पणी लिखनी है। या यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आदिकाल के रचनाकारों और उनकी कृतियों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर आदिकाल के रचनाकारों उनकी कृतियों का परिचय देना है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि आदिकाल के प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं उनका परिचयात्मक टिप्पणी आपको लिखनी है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम पहले भूमिका के रूप में कुछ पढ़ लेते हैं। वैसे हम इनके बारे में काफ़ी कुछ आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। ठीक है, आदिकाल का नामकरण जब हुआ उसमें काफ़ी जानकारी मिल चुकी है आपकी विशेषताओं में। तो इस प्रकार से अब देखिए, अब इस आदिकाल के प्रमुख काव्य ग्रंथों पर एक परिचयात्मक टिप्पणी। तो इसमें सबसे पहले भूमिका में देखिए, आदिकाल में रचे गए ग्रंथों की प्रामाणिकता के संबंध में यद्यपि विद्वानों में क्या है, मतभेद है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आदिकाल का जब हम नामकरण कर रहे थे, काल विभाजन कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि आदिकाल का जो नामकरण है उसमें भी विवादास्पद ये रहा। इसी के साथ आदिकाल में जो ग्रंथ भी रचे गए उस समय के, तो उसमें भी वो ग्रंथ कितने प्रामाणिक है इस बात के भी विद्वानों में मतभेद है। कई जो ग्रंथ है वो अर्ध प्रमाणिक है, कई प्रामाणिक है, कई नोटिस मात्र है। इस प्रकार से इन ग्रंथों में प्यारे विद्यार्थियों क्या है कि पूर्ण रूप से प्रामाणिकता नहीं है। तो आदिकाल में रचे गए ग्रंथों की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में क्या है, मतभेद है। फिर भी हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ बताए जा सकते हैं जिनके आधार पर हम क्या तय कर सकते हैं, आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों का निरूपण किया जा सकता है। हालांकि विद्वानों में मतभेद है कि ग्रंथ है वो कितने प्रामाणिक है, यानी प्रामाणिकता को लेकर के मतभेद है। फिर भी हिंदी साहित्य में आदिकाल के कुछ ग्रंथ है, कुछ प्रमुख ग्रंथ है, और उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ किस प्रकार से निरूपित हुई, तो उन प्रवृत्तियों विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ग्रंथों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ग्रंथों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, संबत उनका ध्यान रखना है, लेखक कौन, इसके कवि कौन हैं, जो रचनाकार कौन से हैं, तो कृतिकार, रचनाकार, इनका ध्यान रखना आपको। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद बरदाई की। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। और ये पृथ्वीराज जो चौहान राजा है तृतीय, तो उनके दरबार में ये कवि चंद बरदाई रहते थे, और ये अभिन्न मित्र भी थे, मंत्री भी थे। ठीक है, और जो है कवि भी थे, राजकवि भी थे, मंत्री भी थे, मित्र भी थे। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई है। और दूसरे ग्रंथ है परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार है जगनीक। जगनीक की रचना है परमाल रासो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगली रचना देखिए, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। इन्होंने 3 रचनाएं लिखी है, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो ये विद्यापति की रचना है। ये रचनाओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं। संदेश रासक, संदेश रासक जो है किसकी रचना है, अब्दुल रहमान की। तो संदेश रासक रचना अब्दुल रहमान की है। अगली देखिए पहुम चरियू। पहुम चरियू जो ग्रंथ है वो स्वयंभू जी की रचना है। ठीक है, ये एक रामायण की इसमें कथा का उल्लेख किया गया है। रामायण जो है वो इन जैन कवि उनके द्वारा लिखी गई है। तो पहुम चरियू। ठीक है, अगली जो रचना है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा जो ग्रंथ है वो धनपाल जी की रचना है। भविष्यत कहा धनपाल जी की रचना है। अगली रचना है प्राकृत पिंगलम। प्राकृत पिंगलम हेमचंद्र जी की रचना है। ठीक है, प्राकृत पिंगलम किसकी रचना है, हेमचंद्र जी की रचना। ये सब आदिकालीन
साहित्य की रचनाएं हैं। बीसलदेव रासो जो है नरपति नालय की रचना है। बीसलदेव रासो, ठीक है, जिसको विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं, राजा विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव रासो, तो वो नरपति नालय की रचना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ ग्रंथ है जिनके आधार पर हम हिंदी आदिकाल की जो हिंदी साहित्यिक जो प्रवृत्तियां हैं उनका निरूपण हम कर सकते हैं। देखिए तो एक बार पुनः थोड़ा सा एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिए। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की। विद्यापति की कौन कौन सी रचनाएं हैं? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। संदेश रासो किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। पहुम चरियु स्वयंभू की रचना है। और भविष्यत कहा जो ग्रंथ है इसके रचनाकार है धनपाल। और प्राकृत पेंगलम के रचयिता है, प्राकृत पेंगलम ग्रंथ है, इसके रचयिता है हेमचंद्र। बिसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नालय। तो ये रचनाओं के और रचनाकारों के नाम आपको ध्यान में रखने, ये आदिकाल के रचनाकार है। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ लिखा, हमने इसके बारे में विगत वीडियो में नामकरण के संबंध में और काल विभाजन के समय इनके बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास और ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था प्यारे विद्यार्थियों? आपको ध्यान में हो तो उसको आदिकाल को वीरगाथा काल शुक्ल जी ने कहा था। और आदिकाल का नाम जो वीरगाथा काल का नामकरण करते समय निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख किया था, यानी आपको पता हो तो 12 रचनाओं का उल्लेख किया था कि इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ शुक्ल जी एक मानते हैं कि ये वीरगाथा काल था। तो इन 12 रचनाएं थी लगभग। तो इनमें देखिए कुछ पुनः एक बार देख लीजिए। विजयपाल रासो जो है रचनाकार है नल्ल सिंह। ये कब लिखी गई? संवत 1355 विक्रमी। ठीक है, याद रखना है। विजयपाल रासो किसकी रचना है? नल्ल सिंह जी की। और नल्ल सिंह के रचनाकार इसके नल्ल सिंह है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह रचना कब हुई? संवत 1355 विक्रमी में। विक्रम संवत है, ईस्वी नहीं है। हमीर रासो के रचनाकार है सारंगधर। हमीर रासो के रचनाकार है सारंगधर, संवत 1357। ठीक है, 57 विक्रमी है। ठीक है, अगली रचना है कीर्तिलता। कीर्तिलता के बारे में जानकारी है ही आपको। किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। कब लिखी गई? संवत 1460 विक्रमी में। हालांकि ये रचना काल जो है आदिकाल से बाद का जाता है। तो ये यहाँ पर विद्यापति की रचनाओं को शुक्ल जी किस प्रकार किस आधार पर इनको आदिकाल में जो शामिल करते हैं, ये जो है विवाद का विषय है। क्योंकि इसके जो रचनाएं विद्यापति द्वारा रचना जो कीर्तिलता वो 1460 विक्रमी है, जबकि शुक्ल जी वीरगाथा काल को 1050 से 1375 विक्रमी तक ही स्वीकार करते हैं। तो फिर ये तो उससे आगे चली गई परवर्ती रचना हो गई। तो ये किस आधार पर किया ये देखिए आगे। कीर्ति पताका, ये भी विद्यापति की रचना है। कीर्ति पताका, कीर्तिलता दोनों ही रचना विद्यापति जी की है। विद्यापति जो रचनाकार इसके जो है 1460 विक्रमी, इसके भी रचना काल इसका भी 1460 है। इन चारों पुस्तकों की भाषा क्या है? अपभ्रंश है। इन चारों पुस्तकों मतलब आचार्य शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसके आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल का नामकरण किया, तो उनमें ये जो प्रमुख चार तो ये रचनाएं हो गई। विजयपाल रासो नल्ल सिंह द्वारा, हमीर रासो सारंगधर की रचना, कीर्तिलता विद्यापति और कीर्ति पताका विद्यापति। तो इन चार पुस्तकों की भाषा क्या है? अपभ्रंश है। इन चारों की क्या भाषा है प्यारे विद्यार्थियों? अपभ्रंश भाषा है। और देसी भाषा में रचित काव्य की 8 पुस्तकों के नाम आचार्य शुक्ल जी ने इस प्रकार गिनाए हैं। यानी देसी भाषा में जो काव्य में रचा गया काव्य, उन 8 पुस्तकों के नाम अब देखते हैं। कुल 12 रचनाएं हैं जिनके आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया था। तो देखिए एक रचना का नाम है खुमाण रासो। खुमाण रासो के रचनाकार ध्यान रखना दलपति विजय। दलपति विजय की रचना है खुमाण रासो। कब लिखी गई? संवत 1180 से 1205 तक का समय इसका निर्धारित किया जाता है। तो खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है। विसलदेव रासो किसकी रचना है? अभी हमने पढ़ा था नरपति नालय की। और नरपति नालय इन्होंने कब लिखा? संवत 1292 विक्रमी में लिखा गया था। विसलदेव रासो आचार्य शुक्ल जी ये मानते हैं कि नरपति नालय ने इसको 1292 विक्रमी में लिखते हैं। हालांकि शुक्ल जी के बाद के जो आचार्य जो विद्वान हुए थे, उन्होंने विसलदेव रासो को आगे ये बात आएगी कि ये परवर्ती रचना है।
ठीक है, 15वीं शताब्दी की रचना है। आगे देखिए पृथ्वीराज रासो आपको पता ही है, चंद बरदाई रचना है 1225 से 1249 तक है, 1225 से 1249 तक विक्रमी तक है। अगली रचना है जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन, ध्यान रखना भट्ट केदार, जिसको कई विद्वानों ने नोटिस मात्र इनको कहा था। देखिए जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार कृत है और ये संबत है 1295 में ये लिखा गया। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है, भट्ट केदार जी की, याद रखना। जय मयंक जस चंद्रिका जो ग्रंथ है इसके रचनाकार है मधुकर कवि। जयचंद्र जस चंद्रिका दोनों ही एक जैसे से नाम है, ये जयचंद्र प्रकाश है, ये जय मयंक जस चंद्रिका है, ये मधुकर कवि की रचना है। इसका समय है संबत 1240 विक्रमी। अगली रचना है परमाल रासो के रचनाकार जगनीक, और जो आला खंड है वो लिखा गया था, जो आला छंद है उसमें आला खंड है वो लिखा गया था। जगनी की रचना 1230 विक्रमी में है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, परमाल रासो जगनी की रचना है 1230। अगली रचना है खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं, जो अमीर खुसरो द्वारा रचित है और कब है 1230 विक्रमी। अमीर खुसरो की पहेलियाँ 1230, अमीर खुसरो ने पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोसले ये सब विधाएँ लिखी है। और अगली देखिए विद्यापति की पदावली 1460 विक्रमी में है। तो इस प्रकार से ये 8 रचनाएं हैं जो देसी भाषा में रचित है। कुमाण रासो है दलपति विजय की, विशलदेव रासो नरपति नालय की, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है, परमाल रासो जगनी की रचना है, खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की रचना है, विद्यापति की पदावली विद्यापति की रचना है। तो ये कुल मिलाकर 8 और 4 ये 12 रचनाएं शुक्ल जी ने स्वीकार की थी वीरगाथा काल के नामकरण के समय। आचार्य शुक्ल जी ने प्रथम 4 पुस्तकों को देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम 4 पुस्तकें जो पहले 4 हमने पढ़ी थी, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विद्यापति और संदेश रासक नहीं ये विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये जो 4 रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि प्रथम 4 पुस्तकों को हिंदी साहित्य में गिन लिया है, जबकि वे पूर्णतः क्या है अपभ्रंश में लिखी गई। हालांकि शुक्ल जी ने इन 4 को हिंदी साहित्य में गिन लिया, जबकि ये पूरी तरह से अपभ्रंश में लिखी गई रचनाएं हैं। कौन सी रचनाएं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपता का ये अपभ्रंश की रचना है, जबकि शुक्ल जी ने इसको किन में रख लिया, हिंदी साहित्य में यानी हिंदी में। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य में इनको गिन लिया, ये अपभ्रंश में लिखी गई। बाद के जो विद्वान हैं उन्होंने इन पर शोध किया और इन ग्रंथों को हिंदी साहित्य में स्वीकार नहीं किया। यानी आचार्य शुक्ल जी के बाद के जो विद्वान थे प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने शोध के द्वारा ये जानकारी प्राप्त की, शोध किया, अनुसंधान के द्वारा ये पता चला कि ये जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य में नहीं गिनी जा सकती, ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं। इसी प्रकार से देखिए खुमाण रासो और बिसलदेव रासो, खुमाण रासो और बिसलदेव रासो एक तरह से आचार्य शुक्ल जी की समीक्षा के रूप में हम कह सकते हैं रचनाओं की। खुमाण रासो और बिसलदेव रासो, खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है, बिसलदेव रासो नरपति नालय की रचना है। तो इनका रचना काल देखिए 15वीं शताब्दी सिद्ध हो चुका है, जबकि बिसलदेव ये रचना काल यहाँ पर कितना स्वीकार करते हैं, बिसलदेव रासो का 1292, जबकि ये रचना कहाँ की है, कब की है, शुक्ल जी के बाद के विद्वानों ने खोज की है कि ये 15वीं शताब्दी की है, जबकि यहाँ पर ये 13वीं शताब्दी की आती है। 1292 तो 13वीं शताब्दी हो गई, जबकि ये 15वीं शताब्दी की रचना है। तो यहाँ आपको देख लेना ठीक से कि कुमार रासो और बिसलदेव रासो का रचना काल भी 15वीं शताब्दी सिद्ध हो चुका है। इसलिए आदिकालीन हिंदी साहित्य के ग्रंथों में आज के विद्वान आदिकालीन जो हिंदी साहित्य के ग्रंथों में आज के जो विद्वान हैं वो इन ग्रंथों को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये रचनाएं परवर्ती रचनाएं हैं। कई भाषा तथा शैली की दृष्टि से बात करें तो विजयपाल रासो भी परवर्ती सिद्ध हो चुके हैं। यानी शोध के अनुसार पता चला है विद्वानों ने आचार्य शुक्ल जी के बाद के कि अगर भाषा और शैली की बात करें, समय की नहीं, भाषा और शैली की बात करें तो विजयपाल रासो ग्रंथ भी जो है परवर्ती सिद्ध हो चुके हैं। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो आदिकाल में जो ग्रंथ है वो पूरी तरह से समय का और उनका पूरा ध्यान नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है उसमें।
मतभेद है। तो विजयपाल रासो जो ग्रंथ है वो भी परिवर्ती सिद्ध होता है। भट्ट केदार द्वारा जो रचित जयचंद्र प्रकाश हमने पढ़ा अभी, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का, और कवि मधुकर की रचना जयमयंक जसचंद्रिका, ये ग्रंथ वो मूल ग्रंथ न होकर के एक नोटिस मात्र ग्रंथ ही है, यानी उनका तो केवल नामोल्लेख ही मिलता है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना और जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि की रचना, इनका केवल नोटिस हमें मिलता है, नोटिस मात्र रचना है, केवल नामोल्लेख है। ठीक है, तो इसको ग्रंथ में नहीं कह सकते, ये केवल नोटिस मात्र है, इनका केवल नाम ही मिलता है, उल्लेख, वो भी राठौड़ारी ख्यात में मिलता है, आपको पता है। पृथ्वीराज रासो है वो अर्ध ऐतिहासिक है, कई विद्वान अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। तो पृथ्वीराज रासो की भी पूरी जानकारी नहीं है, ये अर्ध ऐतिहासिक है, आधा काल्पनिक है, आधा ऐतिहासिक है, इस प्रकार से इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो अर्ध ऐतिहासिक और अर्ध प्रमाणिक रचना मानी जाती है। जगनी का जो परमाण रासो जो ग्रंथ है, परमाल रासो ग्रंथ है, वो किसकी रचना है? जगनीक कवि की, जगनीक की रचना है। वह अपने मूल रूप से बहुत हट गया, यानी इसमें बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। जो उसका मूल स्वरूप था उससे धीरे धीरे हटता गया समय के अनुसार, यानी उसमें कुछ चीज़ें जोड़ते गए, उसका स्वरूप बदल गया, तो ये भी प्रमाणिक नहीं कह सकते। तो जगनी का परमाल रासो भी अपने मूल रूप से क्या हो गया? बहुत हट गया। अमीर खुसरो की पहेलियाँ जरूर हम कह सकते हैं कि वो हिंदी के रूप में दिखाई देती है, पहेलियों में हिंदी का स्वरूप दिखाई देता है। फिर देखिए, शुक्ल जी के बाद की खोजों से इस काल में प्यारे विद्यार्थियों कुछ अन्य ग्रंथ भी सामने आए। शुक्ल जी के बाद में जो अन्य कवि है, उन्होंने विद्वान हैं, उन्होंने इस काल के जो अन्य ग्रंथ है वो खोजे, और जिनमें हमने शुरू में पढ़ा था संदेश रासक, किसकी रचना है? संदेश रासक अब्दुल रहमान की। भविष्यत कहा किसकी रचना है प्यारे विद्यार्थियों? भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। पयुमचर्यु जो रचना है वो आपके प्यारे विद्यार्थियों, पयुमचर्यु रचना कहाँ गई? ये रही, स्वयंभू की रचना है, ये रही यहाँ, स्वयंभू की रचना है। पाहुड़ा दोआ और स्वयंभू छांदस, ये स्वयंभू की रचना है। तो इस प्रकार से ये जो कई ग्रंथ है वो सामने आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आदिकाल में कौन कौन से ग्रंथ थे। बाद में अब आगे हैं जो हम पढ़ेंगे, आदिकालीन जो साहित्य है उसको हम 3 भागों में बांट करके देखेंगे, रासो साहित्य के रूप में, अपभ्रंश के रूप में, वो सब हम देखेंगे। तो यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हिंदी साहित्य का इतिहास आपका फर्स्ट ईयर में और फाइनल दोनों में काम आने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के, जिनमें हम 3 भागों में आदिकालीन जो साहित्य है, काव्य ग्रंथ है, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक है वो ठीक प्रकार से आज समझना है, पढ़ना है और नोट्स भी बनाने हैं। तो एक बार पुनः आप ठीक से इसको देख लीजिए। आदिकालीन जो प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके प्रमुख जो काव्य ग्रंथों का परिचय है, आदिकाल के रचनाकार, उनकी कृतियों का जो परिचय है, ये जो प्रश्न है आप ठीक प्रकार से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसको ठीक से नोट्स बना करके इनको याद भी करना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।